हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईएमआरएस के कॉन्टेक्स्ट में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो और उनके साथ साथ जो आप कह सकते हो जो अप्लाइंग कैंडिडेट्स हैं वो भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भाई कैसे जो कि है हम जान सके कि हमारे स्पेसिफिक प्रॉब्लम का जो कि है क्या रिड्रेसल प्रोवाइड किया है या क्या सोल्यूशन दिया है नेस्ट ने अपने गाइडलाइंस के फॉर्म में। मैंने ऑलरेडी इस पे 2 वीडियोस बना रखे हैं, आप जाके हमारे चैनल पे जो कि चेक कर सकते हैं। इसके पहले की जो 2 वीडियोस है वो गाइडलाइंस जो कि नेस्ट ने फ्रेम किए हैं फॉर ऑल दी इशू रिड्रेसल आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन देते हुए नेस्ट ने जो गाइडलाइंस फ्रेम किए हैं उनके लिए जो कि हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना रखे हैं। अपने इस वीडियो में हम आगे की चर्चा अपनी कंटिन्यू करेंगे। पहले के 2 वीडियो में मैंने आउट ऑफ 10 जो 10 बेसिक पॉलिसीज हैं, जो 10 बेसिक आप कह सकते हो इश्यूज हैं लोगों को, उनके लिए जो पॉलिसीज के फॉर्म में सोल्यूशन फ्रेम किया है नेस्ट ने, वो जो कि नेस्ट ने गाइडलाइन के फॉर्म में इशू कर दी है, जिसमें से हमने 6 डिस्कस कर लिया है। बहुत ब्रीफली आइए मैं आपको वो 6 बताते जो कि है आगे जो 4 हमारे पॉइंट्स रह गए थे एक्सप्लेन करना वो भी करती हूँ इस वीडियो में। तो आइए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि देखिए ये जो प्रॉब्लम्स है, ट्रांसफर रिलेटेड है, एक्सटेंशन है, एनओसी का है, हाउस अलाउंस का है, जो बेसिक प्रॉब्लम है लोगों के दिमाग में है कि हमें लीव कौन देगा, हमें लीव मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम एंटाइटल्ड है या नहीं, उन सारी प्रॉब्लम्स के लिए नेस्ट ने जो की है 10 बेसिक आप कह सकते हो फॉर्मेट बना के एक सिस्टमाइज तरीके से 10 बेसिक प्रॉब्लम्स उठा के उन 10 बेसिक इश्यूज का जो किया है सोल्यूशन प्रोवाइड किया है अपने गाइडलाइंस में। तो ये जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस रिड्रेसल, ये जो ग्रीवियंस रिड्रेसल गाइडलाइंस है, ये गाइडलाइंस उन्हीं के बारे में है। सबसे पहले तो आप देखो, मैंने आपको बताया था कि एंटाइटलमेंट ऑफ लीव एंड लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी। देखिए आप एंटाइटल है लीव के लिए, सीएल है, ईएल है, एचपीएल है, सीसीएल है, एमएल है, सारे ही लीव के लिए है ना। चाइल्ड केयर है, सीसीएल आपका चाइल्ड केयर लीव है, एमएल है मैटरनिटी लीव, आपका ईएल है अर्न लीव, सीएल है आपका कैजुअल लीव, ईओएल है एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव और एचपीएल है आपका हाफ पे लीव। तो इन सब के जो कि आप एंटाइटल्ड है बखूबी। एंटाइटलमेंट के साथ साथ आपका जो कंसर्न अथॉरिटी है जिसके पास आप अपनी एप्लीकेशन लेके जा सकते हैं वो है प्रिंसिपल। इन केस कि अगर आपको जैसे 30 दिन से ज्यादा की छुट्टियां चाहिए, सपोज अगर आपको 30 दिन से ज्यादा की छुट्टियां चाहिए तो उस केस में जो कंसर्न अथॉरिटी है वो है जो स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी है, आपको उनसे जो कि अपनी छुट्टियां लेनी होंगी। साथ ही साथ ये कह रहा है अदर देन सीसीएल एंड एमएल, यानी जो जिन लोगों को चाइल्ड केयर लीव चाहिए एंड मैटरनिटी लीव चाहिए उनका लीव छोड़कर अगर कोई भी और पर्सन है, मेल या फीमेल दोनों ही, जिनको कि 30 दिन से ज्यादा की छुट्टियां चाहिए तो उनके लिए कंसर्न अथॉरिटी स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी है। और वैसे ही जिनको बियॉन्ड 3 मंथ्स चाहिए लीव तो उनके लिए कंसर्न जो कि है अथॉरिटी नेस्ट है, और नेस्ट के पास एप्लीकेशन थ्रू स्टेट सोसाइटी ही जाएगा। वैसे ही अगर आप देखोगे स्टडी लीव, तो क्या हमें स्टडी लीव मिलेगी या नहीं मिलेगी? मैम देखिए स्टडी लीव के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं है और स्टडी लीव के लिए जो की है आपको कोई एंटाइटलमेंट नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे आपके लिए प्रमोट नहीं किया जा रहा है नेस्ट के द्वारा किसी भी तरह का स्टडी लीव, है ना। वैसे अगर इशुएंस ऑफ एनओसी की हम बात करें, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको ये भी बता दिया था एक्सप्लेन करके। देखिए ये मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा जल्दी बता रही हूँ क्योंकि मेरा मेन टारगेट है 7, 8, 9, 10 पॉइंट्स नंबर जो है वो डिस्कस करना। बाकी के जो पॉइंट्स है वो आपको एग्जैजरेटेड इलैबोरेटेड फॉर्म में, बिल्कुल एल्यूसिडेटेड फॉर्म में हमारे पिछले 2 वीडियोज में मिल जाएंगे। बट just to keep a level of basic understanding कि हाँ किस चीज के बारे में हम बात करें, मैं ये सब बस आपको ब्रीफ करते चले जा रही हूँ। तो देखिए इशुएंस ऑफ एनओसी में क्या था कि भाई इशुएंस ऑफ एनओसी, अगर कोई ऑलरेडी किसी ने अप्लाई कर रखा है एनओसी के लिए और वो किसी हायर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है, देन इन दैट केस उसको जो कि एनओसी मिल जाएगा। और एनओसी जो कि इशू करने वाला कंसर्न जो अथॉरिटी है वो प्रिंसिपल है। लेकिन अगर प्रिंसिपल को ही एनओसी चाहिए, प्रिंसिपल के लिए कौन है अथॉरिटी भाई? तो प्रिंसिपल के लिए अथॉरिटी जो कि स्टेट सोसाइटी के पास है। लेकिन अगर कोई पर्सन जिसने अभी तक अप्लाई नहीं कर रखा है और वो जो अपॉइंटमेंट लेटर में डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उस दिन आके ज्वाइन कर ले रहा है और उसके बाद कभी अपने प्रोबेशन पीरियड ऑफ प्रोबेशन, जनरली पीरियड ऑफ प्रोबेशन 2 साल ही है ईएमआरएस एम्प्लॉइज का, उस बीच में अगर चाहे वो लेना आपकी जो एनओसी है वो कि मैं किसी हायर पोस्ट पे अप्लाई करना चाहता हूँ इसीलिए मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये एंटरटेन नहीं किया जाएगा, इट विल नॉट बी इशूड,
है ना, इन दी प्रोबेशनरी पीरियड के समय ये इशू नहीं किया जाएगा। अब वैसे ही है एचआरए के बारे में, ये भी मैंने आपको बता दिया था, ये आपके विल्स एंड फैंसीज पे नहीं है। जिसको भी अगर हाउस या आप कह सकते हो क्वार्टर या जो भी स्पेस है रहने का वो प्रोवाइड किया जा रहा है ईएमआरएस कैंपस के अंदर ही, उस केस में उस स्टाफ को हाउस अलाउंस नहीं दिया जाएगा। अगर आपको हाउस अलाउंस उस केस में दिया जाएगा जब आपको कोई क्वार्टर नहीं दिया जा रहा है रहने के लिए, कोई क्वार्टर खाली नहीं है या आपको दिया नहीं जा पा रहा है रहने के लिए, तो उस केस में जो की है हाउस अलाउंस दिया जाएगा आपको कि आप कैंपस से बाहर जहां भी रहोगे उसका पेमेंट जो की है आपका यहाँ स्टाफ यहाँ से होगा, ईएमआरएस सोसाइटी की तरफ से होगा या नेस्ट की तरफ से, सरकारी वो ये है, मतलब वो सरकारी पेमेंट है, वो अलाउ करेंगे स्टेट सोसाइटी या नेस्ट, वो अलाउ कर देंगे। लेकिन वो जो कि तभी होगा जब आपको क्वार्टर नहीं दिया जाएगा रहने के लिए। अब इन केस ऑफ प्रिंसिपल एंड हॉस्टल वार्डन एंड प्रिंसिपल के केस में आपको जो कैंपस के अंदर क्वार्टर दिया जा रहा है आपको उसी में रहना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, इट विल व्हेन क्वार्टर नॉट प्रोवाइडेड बाय द अथॉरिटी। ये क्लियर कट मैंने आपको बता दिया कि जब क्वार्टर नहीं मिला है, आप बाहर रहोगे कैंपस के, आपको हाउस अलाउंस मिलेगा उसका, आपको नेस्ट के पास ले जाओ, स्टेट सोसाइटी के पास ले जाओ, स्टेट सोसाइटी के थ्रू नेस्ट के पास ले जाओ, प्रिंसिपल से करवाओ, वो अलग मैटर है। ये जो की है सरकारी खाते से आएगा एचआरए आपका, क्योंकि भाई आपको जो की है घर नहीं दिया जा रहा है रहने के लिए, लेकिन प्रिंसिपल और हॉस्टल वार्डन को क्वार्टर में ही रहना है, जो ईएमआरएस कैंपस है वही रहना है। इसके बाद आप देखो अपॉइंटेड स्टाफ के लिए क्या ट्रांसफर की फैसिलिटी है, जो लोग ये पूछते हैं, तो देखिए ट्रांसफर की फैसिलिटी जो की है ये सिर्फ तभी पॉसिबल है, ट्रांसफर का कम्युनिकेशन नेस्ट एंटरटेन नहीं करेगा, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज है ट्रांसफर की पॉलिसी जो है, जब ट्रांसफर पॉलिसी पब्लिश हो जाएगी उसके पब्लिकेशन के बाद ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल खुल जाएगा, उसके थ्रू आप नेस्ट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप 6 पॉइंट देखो कि भाई ज्वाइनिंग एक्सटेंशन, क्या हमें एक्सटेंशन मिलेगा मैम, जो डेट हमें एप्लीकेशन में अपॉइंटमेंट लेटर में हमारे दे दी गई है, क्या हम एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि नहीं, हम उस डेट पे नहीं ज्वाइन करेंगे। देखिए ये केस टू केस बेसिस पे एंटरटेन किया जाएगा। सबसे पहली चीज है 1 मंथ का, जहां पे जिसका जेन्युइन इशू होगा, जेन्युइन प्रॉब्लम होगा, उसे 1 मंथ का एक्सटेंशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फीमेल्स के केस में जहां पे फैमिली इश्यूज है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है, उसे कंसिडर किया जाएगा, लेकिन कितने टाइम के लिए ये क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन एक्सटेंशन प्रोवाइड किया जाएगा उस केस में भी। लेकिन अगर किसी पर्सन ने नोटिस पीरियड सर्व कर रखा है अपने प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में जहां वो काम कर रहा है या कर रही है, उस केस में जो की है उसके नोटिस पीरियड को देखते हुए जो की है उसे एक्सटेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये थे एक्सटेंशन के पॉइंट्स, जहां तक कि मैंने अपने पिछले 2 वीडियोस में बारी बारी से तोड़ के ब्रेकअप करके आपको समझाया है यहाँ पे कि क्या है सब कुछ। आगे अगर हम देखें कि कहते हैं बहुत सारे लोग कि मैम हमें रेजिग्नेशन अगर देना हो तो हम किसे एड्रेस करें रेजिग्नेशन। देखिए रेजिग्नेशन के लिए भी कि अगर आप रिजाइन करना चाहते हो तो बीइंग अ स्टाफ ऑफ ईएमआरएस एम्प्लॉइज में से कोई भी अगर रिजाइन करना चाहे तो वो जो की है स्टेट सोसाइटी को एप्लीकेशन डाल सकता है, और स्टेट सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेने के बाद रेजिग्नेशन लेटर वो जो की है इमीडिएटली फॉरवर्ड कर देगी आपको नेस्ट को। तो ये है कि भाई आप अगर स्टाफ हो, आप अगर एम्प्लॉय हो वहां पे ईएमआरएस के अंडर एनी रिस्पेक्टिव स्टेट सोसाइटी, तो आपको जो एप्लीकेशन एड्रेस करोगे ईएमआरएस सोसाइटी को, ईएमआरएस सोसाइटी वो जो की नेस्ट को एड्रेस कर देगी। इन केस ऑफ प्रिंसिपल को अपना एप्लीकेशन डायरेक्टली जो की नेस्ट को ही प्रोवाइड करना है। अब बात आती है ऐसे लोगों की, वो कहते हैं कि मैम अगर हम अभी रेजिग्नेशन देके चले जाओ और अगर हम कहीं और जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर हमारा वहां नहीं हुआ तो क्या हम वापस आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को जो ये रिटर्न पॉलिसी जाननी है, उनके लिए कंसर्न अथॉरिटी है ओनली नेस्ट। आपके पास जो की है सिर्फ नेस्ट कंसर्न अथॉरिटी है ना। तो ये चीज आप दिमाग में रखें कि अगर आप स्टाफ हैं, एम्प्लॉय हैं, आपको छोड़ना है ईएमआरएस, आपने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया स्टेट सोसाइटी को, जो भी आपकी कंसर्न स्टेट सोसाइटी है ईएमआरएस की, अगर आप प्रिंसिपल हो वहां के, आपको जो कि नेस्ट को लेटर हैंड ओवर करना होगा। स्टेट सोसाइटी ने जिसने स्टाफ का एप्लीकेशन ले लिया है उसको जो कि है वो इमीडिएटली फॉरवर्ड करना होगा नेस्ट को। एंड अगर आप रिटर्न पॉलिसी जानना चाहते हो देन द बेस्ट अथॉरिटी कंसर्न फॉर दैट इज ओनली नेस्ट। अब अगर हम बात करें कि इंक्रीजिंग द पीरियड ऑफ वेकेशन टू 90 डेज, जहां पे लोग कहते हैं कि मैम हमारा जो कि नवोदय की तरह क्या 90 डेज तक पीरियड एक्सटेंड होगा क्या, तो देखिए इन्होंने ऑलरेडी जो की है जुलाई के मंथ में ही अपना एप्लीकेशन नहीं, अपना नोटिस में कहूंगी सर्कुलर इशू कर दिया है, और ये लोग जो की है स्ट्रिक्टली 90 डेज का ही जो की है, स्ट्रिक्टली 60 डेज का ही जो की है वेकेशन स्केड्यूल फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो 90 डेज का अभी तक इस पे कोई चर्चा नहीं की जा रही है, जो फॉलो हो रहा है वेकेशन स्केड्यूल
वो है आपका 60 डेज का, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये ऑलरेडी इस पॉइंट को जब ये लोगों ने एक्सप्लेन किया है नेस्ट अथॉरिटीज ने, तो उन्होंने अपने सर्कुलर में ही एप्लीकेशन को कोट कर दिया है डेट के साथ, जो कि जुलाई 2024 की ही डेट है। आप उसे रेफर कर सकते हैं। और ये अभी तक 90 डेज जो नवोदय में दिया जाता है उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। 60 डेज के ही जो स्ट्रिक्ट आपके वेकेशन पॉलिसीज है उसको फॉलो कर रहे हैं। साथ ही साथ अब आप मेडिकल फैसिलिटीज की अगर बात करोगे, मैम हमें कोई मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए, मेडिकल फैसिलिटी के लिए जो पॉलिसी है वो अभी इट इज बीइंग फ्रेम्ड, मतलब अभी वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। इस पर डिस्कशन हो रहा है, पॉलिसी फ्रेम हो रही है, पहली चीज। दूसरी चीज है सैंक्शन बाय स्टेट सोसाइटी। ये जो मेडिकल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी, इसके लिए जो बेस्ट कंसर्न अथॉरिटी है, जिसको कि आप पूछ सकते हो या आपको रिपोर्ट करना होगा या आपको रीएम्बर्समेंट क्लेम करना होगा जिनसे अपने मेडिकल फैसिलिटीज के लिए, वो कंसर्न आपकी जो अथॉरिटी है वो है स्टेट सोसाइटी, है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे वो किस रेट पे प्रोवाइड करते हैं या मेडिकल फैसिलिटीज किस रेट पे देखा जाएगा, तो आप देख सकते हो ये CGHS, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेट है, आप जान रहे हो। CGHS के रेट पे जो मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएगी आपको, वो CGHS रेट को कंसिडर करते हुए ही प्रोवाइड की जाएगी, है ना। या रिएम्बर्समेंट का जो भी रूल्स फ्रेम होगा, अभी ये सब कुछ जो कि पॉलिसी जो फ्रेम होने वाली है उसके अकॉर्डिंग ही होगी आपकी मेडिकल फैसिलिटीज। तो आप परेशान ना हो, इसके लिए भी देखिए नेस्ट बहुत जल्दी कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल देगा, अगर आपके दिमाग में कुछ भी कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड तो। अब अगर लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करें ऑफिस टाइमिंग्स के बारे में, बहुत लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में मैसेज में पूछा है कि मैम बस इतना बता दीजिए कि हमारी ऑफिस टाइमिंग क्या होगी। आपकी ऑफिस टाइमिंग 9 AM to 4 PM है। सुबह 9 बजे से आपकी 4 बजे शाम तक की ऑफिस टाइमिंग रहेगी। और आपको जो कि है यहाँ इसमें बीच में आधे घंटे का लंच ब्रेक प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे जो कि है हाफ एन आवर का जो कि आपको हाफ एन आवर का जो कि आपको लंच ब्रेक प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो कि है जो EMRS स्कूल्स हैं वो 6 दिन के लिए फंक्शन करेंगे। वीक में 6 डेज के लिए फंक्शन करेंगे, यानी मंडे टू सैटरडे वो जो कि है फंक्शन करेंगे। तो आई होप कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं, फिर चाहे वो लीव एंटाइटलमेंट के लिए हो, स्टडी लीव का हो, NOC का हो, HRA का हो, या फिर ट्रांसफर पॉलिसी है, ज्वाइनिंग एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, या फिर अगर रिजिग्नेशन की बात कर रहे हैं, अगर वो ये लीव इंक्रीजिंग जो वेकेशन पीरियड है उस ड्यूरेशन को बढ़ाने की बात पे है, या मेडिकल फैसिलिटीज, ऑफिस टाइमिंग्स, इन सब में से किसी पे भी आपको कोई डाउट रहा हो तो मैंने सक्सेसफुली जो कि है नेस्ट की गाइडलाइंस आपको एक्सप्लेन कर दी है, आप तक पहुंचा दी है। अगर फर्दर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जो स्टार्टिंग के 6 पॉइंट्स है, अगर आपको उनको और अच्छे से समझना हो तो वो आप हमारे और वीडियोस को, इसके पहले जो मैंने 2 वीडियो बना के डाला है, आप उसे भी देख सकते हैं और उससे समझ सकते हैं। एंड आप हमसे कभी भी जुड़ सकते हैं, ज्ञानालय के माध्यम से हो, EMRS क्लासेस के माध्यम से हो, टेलीग्राम पे हो, या फिर जो कि है आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।